सभी का स्वागत है, अभिनंदन है सनराइज शिक्षा समूह में। हिंदी भाषा के व्याकरण के संबंधित तथ्य लेकर आप लोगों के सामने मैं आया हूं। तो आज हम हिंदी भाषा की चर्चा करेंगे। हिंदी का निर्माण कहाँ से हुआ, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, हिंदी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इन सारी बातों पे हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, हिंदी याद करने का विषय नहीं है, हिंदी को केवल समझा जा सकता है। हिंदी का प्रत्येक तथ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हिंदी के बारे में हम लोग शुरू से शुरू चर्चा करेंगे कि हिंदी का निर्माण क्यों हुआ, किसने किया, कब किया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उनसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, यह हिंदी, एक हिंदी लिखा जाता है इस प्रकार से और एक हिंदी लिखा जाता है ये वाला, और इसके बीच में बिंदी की जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बिंदी का मतलब कई बार तो हम न पढ़ते हैं और कई बार इस हिंदी का मतलब मैं पढ़ते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको एक और अन्य उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग लिखोगे, मानो हमें लिखना है चंपल, जूते होते हैं ना चंपल पहनने वाले, चंपल के बारे में लिखना है, तो हम लोग चंपल ये भी लिखते हैं ऊपर बिंदी करके और ये भी चंपल लिखते हैं। तो इसमें हमने चंपल को मैं पढ़ा इस बिंदी को, और इसमें हमने इस बिंदी को न पढ़ा। तो क्या कारण है कि इस बिंदी को हम कभी न पढ़ते हैं, कभी मैं पढ़ते हैं, कभी हणे पढ़ते हैं। हणे किस प्रकार से पढ़ते हैं, देखो हम लोग ये शब्द ले लें चंचल, ये शब्द लिया हमने, इसके ऊपर बिंदी है और इसको हम लोग पढ़ते हैं चंचल, और इसमें हमने ये हने पढ़ा। क्यों पढ़ा, क्या कारण है? तो हिंदी भाषा है वो क्या बता रही है, हिंदी भाषा हमें बता रही है कि हमें इस बिंदी को न, मैं और बाकी अदर जो भी हने, ये सारे वर्ण आते हैं, इन वर्णों की जानकारी के लिए हमें यह बताया जा रहा है कि हिंदी भाषा में अगर प्रथम वर्ण जो शुरू हो रहा है वो कौन सा वर्ण है, कौन से वर्ग का है। अब वर्ग की बात आई तो आप लोगों को यह भी पता नहीं होगा वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग का मतलब होता है चारों ओर से समान रूप, वो होता वर्ग। अब वर्ग कितने होते हैं हिंदी में, मानो वर्णों के वर्ग कै वर्ग होता है, चे वर्ग होता है, ते वर्ग होता है, ते वर्ग होता है, पे वर्ग होता है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 वे वर्ग। इन प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। किस प्रकार से, मानो खे, गे, गे, अणे, ये 5 वर्ण है। 5 ही इस रूप से और 5 ही इसमें होते हैं और 5 ही इसमें होते हैं, अलग अलग 5-5 का ये इस प्रकार अनुरूप चलता है। तो ये समान रूप से माना गया है, तो इनको वर्ग कहा जाता है, ये वर्ग होता है। अब इस वर्ग में मानो जो बिंदी की हुई है वो बिंदी वर्ग के किस वर्ण पर की हुई है। अब ये देव वर्ग है, देव वर्ग के ऊपर ये बिंदी, क्यों, क्योंकि इस न को हमने किससे जोड़ा, दे से जोड़ा, तो ये बिंदी दे के ऊपर लगेगी। अब दे के ऊपर बिंदी मानी गई है, माना कि दे के ऊपर हम लोग बिंदी मानते हैं, हिंदी में दे के ऊपर बिंदी है, तो इस बिंदी को हम लोग ने पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये देववर्ण। अब देववर्ण किस में आता है, ते, थे, दे, दे, ने, तो दे किस में आया, इस ते वाले वर्ग में। ते वाले वर्ग में देववर्ण आया, देववर्ग के ऊपर बिंदी है, इसका मतलब हम लोग ते वर्ग का अंतिम वर्ण होता है वो आधा लिख देते हैं। तो अंतिम वर्ण क्या आया, ने, ते वाली लाइन में अंतिम वर्ग का अंतिम वर्ण बिंदी का ने बना लिया। उसी रूप में चे वर्ग है, ये हमने लिखा चंचल, चे वर्ग का अंतिम वर्ण हणे होता है, तो इस हणे को हम लोगों ने इस बिंदी के रूप में आधा कर लिया। माना कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये अपनी अपनी शैली होती है। कई लोग इसको बिंदी के रूप में लिखते हैं, कई लोग इसको हणे के रूप में लिखते हैं। लिखते तो सभी है, पर हाँ अनुभवी लोगों को इसके बारे में पता भी होता है, लेकिन कहीं कहीं लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है,
तो दोस्तों इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम लोगों ने लिखा चंपल, इस पे के ऊपर बिंदी है, तो पे के ऊपर बिंदी है, तो पे वर्ग का अंतिम वर्ण होता है मैं। जैसे कि पे, फे, बे, भे और मैं को हम लोगों ने कर लिया आधा। इस प्रकार से होता है। अब वर्ण की बात आएगी, उस समय मैं समझाऊंगा इस वर्ग के बारे में और वर्णों के बारे में। वर्ण किस प्रकार से आधे होते हैं, आधे वर्ण किस प्रकार से लिखे जाते हैं, पूरे वर्ण कैसे होते हैं, अलग अलग वर्गों की अलग अलग पहचान के रूप में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनके बाद में मैं आप लोगों को सीधा ये बता देता हूं, मतलब हिंदी की शुरुआत करते हैं हम लोग। हिंदी का निर्माण कहां से हुआ, हिंदी की उत्पत्ति और हिंदी के निर्माण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति निर्माण के बारे में, हिंदी की उत्पत्ति निर्माण, एक ही बात है। उत्पत्ति का मतलब भी होता है उत्पन्न, निर्माण का मतलब भी होता है बनाना। अब हिंदी भाषा कैसे बनी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहां से आई हिंदी भाषा, कब आई, इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है 1050 में। कब हुई, 1050 ईस्वी। किसने की, अब ये बात तो मैं आप लोगों को अलग तथ्य से जुड़ी हुई बात बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग भाषाओं से मिलकर यह हिंदी भाषा बनी। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी भाषा को शुद्ध और सरल रूप दिया, जिनकी वजह से आज शिव प्रसाद सितारे हिंद को 1913 ईस्वी में हिंदी भाषा का निदेशक घोषित किया गया। हिंदी भाषा का निदेशक शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना गया। 1050 ईस्वी में हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। हिंदी भाषा कहां से आई और कैसे आई, इनसे पहले, हिंदी से पहले 1050 से पहले क्या बोलते थे, अगर हिंदी भाषा नहीं थी तो उनसे पहले हम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, ये भी सारी चर्चाएं करेंगे हम लोग। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी भाषा से पहले कौन सी भाषाएं थी और हिंदी भाषा का धीरे धीरे कैसे निर्माण हुआ। उनके बाद में आगे लेकर के चलूंगा हिंदी भाषा से जुड़े जो भी व्याकरण के टॉपिक है। हिंदी भाषा कहां से आई, अब इनके बारे में बात करेंगे हम लोग कि हिंदी भाषा कहां से आई, हिंदी कहां से आई। तो मैं आप लोगों को सीधे तौर पे बता देता हूं कि हिंदी भाषा वैसे सीधे रूप से माने तो हिंदी भाषा हमारी संस्कृत भाषा से आई। संस्कृत भाषा, संस्कृत क्या है, संस्कृत हमारी मूल भाषा है, सभी भाषाओं की जननी। अब जननी का मतलब तो आपको पता ही है, मां होती है, मतलब सभी भाषाओं की सबसे पहले आई थी। और मूल भाषा भी इसीलिए इनको कहते हैं। तो मूल भाषा भी है और सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत है। अब संस्कृत से हिंदी भाषा का उद्गम क्यों किया, क्योंकि संस्कृत भाषा थी वो दो रूपों में चलती थी। कितने प्रकार से चलती थी, दो रूप, अलग अलग दो प्रकार थे इनके, दो रूपों में चलती थी। एक रूप था इनका वैदिक रूप, एक रूप था इनका वैदिक, तो दूसरा रूप इनका था वो था लौकिक। एक वैदिक रूप में चलती थी, एक लौकिक रूप में चलती थी। ये संस्कृत भाषा दो रूपों में चलती थी, वैदिक और लौकिक। वैदिक रूप क्या था, वैदिक के बारे में जानकारी लेंगे। वैदिक रूप में हमारे वेद और उपनिषद लिखे गए, इसीलिए इनको वैदिक भाषा भी कहा जाता था। ये वैदिक रूप में भी लिखी जाती थी। अब वैदिक रूप में लिखी जाती थी, उसके बाद में लौकिक रूप में। तो वैदिक रूप क्यों हटा दिया गया, वैदिक रूप का इसलिए हटा दिया गया वैदिक रूप को कि इनका विस्तार नहीं हुआ। विस्तार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेदों और उपनिषदों को पढ़ना बहुत कठिन था। ये वैदिक रूप था वो बहुत ही कठिन था और कठिन तरीके से हम लोग अध्ययन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस वैदिक रूप को हटा दिया गया। अब आया लौकिक रूप। लौकिक रूप क्या है, लौकिक रूप में हमारी संस्कृत भाषा में रामायण
और महाभारत की रचना की गई थी। अब रामायण और महाभारत की रचना की गई थी और लौकिक रूप आज भी प्रचलित है। जो हम संस्कृत की जो एनसीईआरटी की किताबें या अदर दूसरी जो कोई भी किताबें हैं उनसे हम अध्ययन कर रहे हैं, वही संस्कृत भाषा का लौकिक रूप है। वैदिक रूप का तो खंडन हो गया, वैदिक रूप हटा दिया गया, लेकिन लौकिक रूप आज भी प्रचलित है। अब इनके बाद में मैं आपसे एक और चर्चा करूंगा कि इस लौकिक रूप से एक और भाषा का उद्गम हुआ, वह भाषा थी पाली भाषा। अब बात करेंगे इस लौकिक रूप से एक और भाषा निकली थी पाली भाषा। अब पाली भाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे। बताया आप लोगों को लौकिक भाषा से एक और भाषा का उद्गम हुआ था, वो भाषा थी पाली भाषा। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। इस भाषा में 3 सूत ग्रंथ लिखे गए थे। तीनों सूत ग्रंथों का नाम है, 1 नंबर पे था अभिधम पिटक, जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, अभिधम पिटक। दूसरे नंबर पे था सूत पिटक। तीसरे नंबर पे था विनय पिटक। विनय पिटक। इस भाषा का खंडन क्यों हुआ? इस भाषा का खंडन इसलिए हुआ कि इस भाषा को मुख्य रूप से बौद्ध धर्म ने ही अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म अपनी मुख्य भाषा मानने लगे, तो इससे ही एक और भाषा का उद्गम किया गया। वह भाषा थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का उद्गम हुआ। यह प्राकृत भाषा मुख्य रूप से जैन धर्म की भाषा थी। इस भाषा में जैसे कि कोई शब्द लिखे जाते थे, इस भाषा का खंडन क्यों हुआ? इस भाषा में जो शब्द लिखे जाते थे उन शब्दों का बिगड़ना शुरू हुआ। बिगड़ने का मतलब समझते हो? जैसे कि मैं आपको एक शब्द लिख के बताता हूं। लिखा हुआ था रामेश्वर। इस शब्द में से और वे दोनों को हटा दिया, मतलब पूरा नाम ही बिगाड़ दिया। जैसे कि रामेश्वर कर दिया, मतलब सीधा सीधा इसका उपयोग करने लगे। तो इस भाषा के जो वर्ण थे, जो शब्द थे, वो बिगड़ने शुरू हो गए, जिनके कारण से इस भाषा का भी खंडन हो गया। और इस भाषा को एक और नाम से जाना जाता है। इस भाषा का दूसरा नाम है शौरसेनी भाषा। शौरसेनी भाषा। और इस भाषा से हमारी हिंदी भाषा का उद्गम हुआ। यहां से हमारी हिंदी भाषा आई 1050 से। यहां से हमारी हिंदी भाषा आई। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा हमारी 1050 में आई थी। और हिंदी भाषा में मुख्य रूप से हिंदी भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा का लौकिक, वैदिक, और उसके बाद में हम लोगों ने पाली भाषा को पढ़ा। और पाली भाषा के बाद में हमारी भाषा आई थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में हम लोगों ने प्राकृत भाषा के 2 रूप, 2 अलग अलग नाम थे। ये भाषा तो एक ही है, बिगड़ने के कारण इस भाषा का लोप हो गया, ये भाषा खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। इस भाषा के 2 अलग नाम थे, एक था अपभ्रंश और एक था शौरसेनी। इन सब भाषाओं के बाद में हमारी भाषा आती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को मध्यवर्ती भाषा भी कहा जाता है और राजभाषा भी कहा जाता है। 2 नाम इनके भी माने जाते हैं, मध्यवर्ती और राजभाषा। अब मध्यवर्ती किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मध्यवर्ती का मतलब होता है देश के कहीं जिलों में या कहीं राज्यों के बीच में जो भाषा बोली जाती है वह मध्यवर्ती भाषा कहलाती है। अब मध्यवर्ती भाषा तो हमें समझ में आ गया कि बीच में बोली जाती है, लेकिन राजभाषा का क्या मतलब है? राजभाषा राष्ट्रभाषा। हमारी राजभाषा भाषा के आधार पे 4 अलग अलग रूप दिए गए। 1 नंबर पे बोली। बोली किसे कहते हैं? दूसरे नंबर पे मातृभाषा। तीसरे नंबर पे हमारी आती है राजभाषा।
चौथे नंबर पे आती है राष्ट्रभाषा। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से नहीं जाना जाता है। बोली वह होती है जो अपने निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, वह बोली कहलाती है। अपना जो निश्चित फील्ड होता है, जो अपना क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में ही ये बोली बोली जाती है। मातृभाषा माँ और परिवार के साथ में रह करके जो भाषा सीखी जाती है वह मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद में राजभाषा। राजभाषा ये होती है जो संपूर्ण देश को छोड़ करके जिन बड़े बड़े शहरों में इस भाषा का उपयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। और हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया? राजभाषा का दर्जा इसलिए दिया गया कि हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था, कानून पालिका जो भी है, जो नियम बनाए गए हैं, वो सारे इस राजभाषा हिंदी भाषा के मानदंडों को पूरा करते हैं और हिंदी भाषा में ही लिखे जाते हैं। इसलिए इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा होती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में कोई भी निश्चित एक भाषा नहीं है जो पूरे देश में बोली जाती है। कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोली जाती है। अलग अलग भाषाएं सभी जगह बोली जाती हैं और अलग अलग भाषाओं के बात और चर्चा की जाती है। हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा ही कहा जाता है। हमने हिंदी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी अर्जित की, हिंदी के बारे में बताया, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी के निदेशक किसे कहा जाता है। अब हिंदी के बाद में हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में। ये मेरा पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया भाषा के बारे में। हिंदी से पहले हमारी भाषा थी, भाषा के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। अब हिंदी के बारे में जानकारी देने के बाद में व्याकरण के तथ्य पर हम लोग आते हैं। हिंदी में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और व्याकरण से हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्याकरण शैली है वो हिंदी पर क्या अपना प्रभाव छोड़ती है। अब बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण का मतलब होता है शब्दों का शुद्ध रूप से प्रयोग करना, उपयोग करना। हिंदी भाषा को सुंदरतम और सरल और आसान रूप और इनकी शैली को सुधारने का काम करती हैं, वो व्याकरण करती है। व्याकरण की वजह से सही शब्दों का उचित समय और उचित जगह पे उपयोग होता है, इसीलिए ये व्याकरण बनाई गई है। व्याकरण मतलब इनको, इस कृति को जोड़ा गया है। अब बात करेंगे हम लोग व्याकरण के बारे में। व्याकरण शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना होता है, वह व्याकरण कहलाती है। व्याकरण को शब्दों के आधार पर तोड़ करके हम लोग जानेंगे। एक शब्द संधि के आधार पर टूटते हैं और एक शब्द शब्दों के आधार पर टूटते हैं। शब्दों का अलग अलग खंडन होता है। तो शब्दों का अलग अलग खंडन करेंगे हम लोग। वी प्लस आ प्लस करण, आ प्लस करण, ये होता है व्याकरण का शब्दों के आधार पे खंडन। वी का मतलब होता है शुद्ध रूप, आ का मतलब होता है साथ में, करण का मतलब होता है वहन करना, मतलब चलना। शुद्ध रूप के साथ में वहन करना, चलना व्याकरण कहलाता है। किसका? शब्दों का। शब्दों का शुद्ध रूप से वहन करना, शुद्ध रूप से चलना व्याकरण कहलाता है। अब बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण की मुख्य 3 बातें होती हैं। व्याकरण क्या है, पहले इसके बारे में यह समझेंगे। व्याकरण है क्या? व्याकरण एक पुस्तक है। व्याकरण क्या है? पुस्तक है। इसे हम ग्रंथ भी कह सकते हैं, इसे हमें संस्करण भी कह सकते हैं, इसे हम कृति भी कह सकते हैं। ग्रंथ, पाणिनि महोदय ने इसको ग्रंथ के रूप में उपमा दी गई। इनको बताया गया कि व्याकरण क्या है? ग्रंथ है। अब बात करेंगे, अब इनको एक परिभाषा के रूप में हम बांधने का प्रयास करेंगे कि व्याकरण का वह शुद्ध रूप। और व्याकरण में 3 बातें सीखने को मिलती है इनसे पहले कि व्याकरण का उच्चारण, लेखन, दूसरा प्रयोग। अब ये 3 चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। इन 3 चीजों में हमें बताया गया है कि व्याकरण का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। इन तीनों के माध्यम से हमारी व्याकरण एक सुंदरतम विचार के रूप में आकर के उभरती है। अब व्याकरण की बात कर रहे हैं हम लोग। व्याकरण के बारे में मैं बता रहा हूं, इनको पूरी एक परिभाषा के रूप में बांधने का प्रयास करेंगे। व्याकरण का उच्चारण, व्याकरण एक पुस्तक है और इस पुस्तक में
उच्चारण, लेखन और प्रयोग को शुद्ध रूप में ज्ञान अर्जित करवाना व्याकरण कहलाता है। अब आप लोग व्याकरण के बारे में लगभग जान चुके होंगे व्याकरण क्या है। अब बात करते हैं व्याकरण से हिंदी में किस प्रकार समावेश होता है और हिंदी में व्याकरण किस प्रकार से आवश्यक है। व्याकरण का सबसे छोटा रूप होता है वर्ण, जिनके बारे में आप लोग जानते ही हैं। वर्ण किसे कहते हैं, या हिंदी में मैंने थोड़ा आपके साथ में चर्चा भी किया था वर्ण के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वर्ण होते हैं वो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको एक वर्ग के रूप में मतलब आपको सामने प्रदर्शित किया था, वर्ग के रूप में मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं वर्णों की। पहला होता है वर्ण विचार, अपने वर्णों को प्रकट करना शुद्ध रूप से वर्ण विचार कहलाता है। दूसरा होता है शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा होता है हमारे सामने वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। अब हम ये बात करेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, वाक्य विचार क्या होता है। तो मैं आपको अवरोही क्रम में बताऊंगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, गणित भाषा का मतलब शब्द लिया मैंने। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। किस प्रकार से कि वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है, शब्द से शब्द जुड़कर वाक्य का निर्माण करते हैं। और शब्द किन से बनते हैं? वर्णों के सार्थक योग से। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है शुद्ध रूप, सही रूप। कैसे? जिस प्रकार से मानो आपने के प्लस मैं प्लस ले, ये तीन वर्ण आपस में जोड़े तो ये तीनों शुद्ध वर्ण। अब वैसे वर्ण तो सभी शुद्ध होते हैं, लेकिन शुद्ध वर्ण मतलब माना कि जिस हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिस शब्द को बना रहे हैं, तो उस शब्द का सही अर्थ निकलना चाहिए, वो सार्थक वर्णों का योग कहलाता है। जैसे कि के प्लस मैं प्लस ले, प्लस का मतलब होता है धन, वैसे धन के रूप में इनको हम मानते हैं। तो के वर्ण है और मैं वर्ण है और ले वर्ण है, इन तीनों वर्णों के सार्थक योग से हमारे को किस शब्द की प्राप्ति होती है? कमल शब्द की प्राप्ति होती है। कमल मान लो इस शब्द की प्राप्ति हुई है, तो इस शब्द से हम वाक्य की ओर इंगित करेंगे, वाक्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, वाक्य की ओर आप लोगों को ले जाऊंगा। अब कमल का क्या होता है? जैसे कि कमल पानी में खिलता है, लोग कहते हैं कीचड़ में खिलता है, लेकिन मैं आपको पानी के बारे में एक शुद्ध भाषा के रूप में मैं आपका प्रयोग करना चाहूंगा। लेकिन कमल अच्छी चीज है, पुष्प है। अब बात करेंगे कमल पानी में खिलता है। कमल पानी में खिलता है, मैंने आपको यह बताया कमल पानी में खिलता है, तो यह वाक्य हो गया। तो हमने सबसे पहले वर्णों का सार्थक योग कराया, शब्द बना। अब शब्दों का सार्थक योग कराया, ये पूरा एक वाक्य बन गया। तो शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है। तो इनकी तीन ये कृतियां हैं, तीनों रूप अगर आसानी से हम लोग समझ पाएंगे तो हम लोगों के ये व्याकरण समझ में आएगी। प्रत्येक हिंदी भाषा में प्रत्येक तथ्य होता है, प्रत्येक अलग अलग जो अंग होते हैं, जो भाग होते हैं, वो एक दूसरे से साझा किए हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम लोगों को केवल अपना ध्यान आकर्षित करना है और हम लोगों को केवल समझना है कि एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। अब हम लोगों ने व्याकरण के बारे में अपना ध्यान आकर्षित किया, व्याकरण के बारे में समझने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने आपको व्याकरण के बारे में बताया, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को छोटे हिस्सों में, छोटे टुकड़ों में, शब्दों के आधार पर मैंने इनका खंडन किया और मैंने आपको बताया वीप धन आ धन और करण होता है। वी का मतलब होता है शुद्ध रूप, आ का मतलब होता है साथ में, और वहन करना, शुद्ध रूप के साथ में वहन करना। किसका? शब्दों का शुद्ध रूप के साथ में। इनसे तीन बातें हमें सीखने को मिलती हैं, उच्चारण, लेखन और प्रयोग। सबसे पहले हम उच्चारण करना सीखेंगे कि इनका उच्चारण कहां किस प्रकार से होगा, लेखन किस प्रकार से किया जाता है और इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से होगा। ये तीन चीजें व्याकरण में सीखने के बाद में हम लोग इन शब्दों के साथ में हम लोग इनके तीनों भागों की तरफ चले जाएंगे, इनके तीनों भागों को देखेंगे। तीनों भाग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार है, शब्द विचार है और वाक्य विचार है। सबसे पहला और सबसे छोटा हिंदी भाषा का अगर कोई व्याकरण का सबसे छोटा रूप देखा जाए तो छोटा रूप वर्ण होता है। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण माना गया है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य को माना गया है, वाक्य से छोटी इकाई शब्द को माना गया है। तो मध्यम इकाई है वो शब्द है। अब ऐसे मान ले भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। अब ये माने कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द मानी जाएगी और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य मानी जाएगी। इसी के साथ में आप लोगों को
मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको हिंदी और व्याकरण के बारे में समझाया। अब हम लोग अगला जो भाग लेकर के आएंगे वो वर्ण के बारे में लेकर आएंगे। वर्ण क्या होते हैं और वर्णों के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। ये हमारे लिए वर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वर्ण से आगे आपके संधि और अनेक तथ्य हैं वो वर्ण के माध्यम से चलेंगे। वर्ण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी भाषा का सबसे मेन और मुख्य जो अंग होता है वो वर्ण ही होता है। तो वर्ण हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। राम।